11 नंबर देख लो यार। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने लिखा है लेसन। ऑप्शन देखो, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम तो लिखा है। हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी नहीं होगा। द अर्थ, सिगा नायोया लिखा है। सॉरी, द आर्टिस्ट सिगा नायोया लिखा है। द अर्थ, H.G. वेट्स लिखा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को उसने लिखा है गांधी जी ने। तो कौन सा सही होगा? ये वाला। यानी आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द आर्टिस्ट सिगा नायोया, ये जापान के रहने वाले थे और ये अमेरिका के। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के थे? अमेरिका का। और द अर्थ, H.G. वेट्स, ये इंग्लैंड के थे, ये लिखे। तो महात्मा गांधी ने एक ही लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। आई बात समझ में? अब ये देखो, फिरौन, ये जो वर्ड है ना भाई, PHAROAHS, ये फिरौन से, कि कोई लोग इसको फेरोज भी बोलता है, लेकिन ये फिरौन है ना। फिरौन से उच्चारण करते हैं, अलग अलग तरह का इसमें एक्सेंट है, तो इसको हम फिरौन्स कहें तो ठीक है। फिरौन, फिरौन मतलब एक नाउन है, ठीक है ना। और वेयर रूलर्स, और फिरौन्स क्या थे? रूलर थे, शासक थे। कहाँ का? ऑफ एंशियंट, रसिया का थे? नहीं। इंडिया के थे? नहीं। ग्रीस, यूनान के थे? नहीं। वो थे इजिप्ट का। इजिप्ट माने मिस्र का। मिस्र हिंदी है, उसका अंग्रेजी होता है इजिप्ट। और इजिप्ट के राजा को, है ना, क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था फिरौन। फिरौन बोला जाता था, ठीक ना। तो याद रखोगे, फिरौन क्या है? मिस्र के राजा को, बहुत शक्तिशाली होता था, उसे फिरौन बोला जाता था। तो फिरौन कौन है? वेयर द रूलर्स थे, शासक थे। कहाँ का? प्राचीन इजिप्ट का। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तेरह नंबर देखो यार, वेयर वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी शासक थे इजिप्ट का, यानी मिस्र के शासक थे। कौन? मिस्र के शासक कौन थे? अमेरिकन्स थे? नहीं। मिस्र के शासक अफ्रीकन्स थे? नहीं। ईरानियंस थे? नहीं। मिस्र के शासक कौन थे? फिरौन थे। फिरौन, यानी फिरौन, यानी कि ये वाला डी इज द राइट ऑप्शन। फिरौन याद रखना यार, ये मिस्र के राजा को कहा जाता था, वहाँ के सम्राट को कहा जाता था, जो अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। मिस्र हिंदी है, इजिप्ट उसका इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट आ जाओ, 14। इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। यानी सिविलाइजेशन क्या होता है? अवस्था होता है विकास का। सिविलाइजेशन क्या होता है? अवस्था होता है किस चीज का? विकास का। ऑफ पीपल के विकास का, एनिमल का विकास का, चिड़िया का विकास का, कि नॉन लिविंग थिंग्स का, या निर्जीव चीज के विकास का। तो यार सभ्यता किसको कहते हैं? समाज को कहते हैं ना। और समाज किसको कहते हैं? जहाँ पे मनुष्य रहता है, मनुष्य के समूह को समाज कहते हैं। और समाज जब सुव्यवस्थित हो जाए उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये जुड़ेगा किससे? पीपल से ही तो जुड़ेगा ना भाई, इसलिए पीपल विल बी द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? फिर से सुन लो, पीपल यानी लोगों के समूह को समाज बोलते हैं, और जब समाज सुव्यवस्थित हो जाता है, सुसंगठित हो जाता है, वो कहलाने लग जाता है सिविलाइजेशन। आई बात समझ में? इसलिए सिविलाइजेशन जो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी एक अवस्था है विकास का। किस चीज का? इंसान का। इंसान के विकास का अवस्था है सिविलाइजेशन, जिसमें इंसान का विकास किया जाता है, इंसान का विकास होता है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है 15, गिबन। गिबन इज एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ है किस चीज से? इटली से, स्वीडन से, रसिया से, अमेरिका से। ये हम लोग जाएंगे इटली के साथ। गिबन के बारे में बता चुके हैं की पॉइंट में। यह 18वीं सेंचुरी का ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, और इन्होंने एक किताब लिखा है द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। रोम और इटली, इटली
की राजधानी रोम, यानी इटली और रोम से जुड़ा हुआ है। यानी उसके किताब से पता चलता है कि इनका एसोसिएशन, इनका संबंध किस देश से था, तो इनका संबंध था इटली से। जबकि ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे, 18वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, लेकिन इनका संबंध किससे माना जाता है, तो इटली से माना जाता है। तो इटली इज द राइट ऑप्शन। न रसिया होगा, न स्वीडन होगा, न अमेरिका होगा। और ये क्वेश्चंस देखो यार, 2018 आर्ट्स का है। 16 आ जाओ। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोप का सभ्यता होगा, यानी यूरोप का सभ्यता होगा, माने यूरोप का सभ्यता का मतलब होगा। विल मीन मतलब होगा, यूरोपियन सभ्यता का मतलब होगा फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। क्या? वांट, इच्छा नहीं, इंडिया के लिए रियल नहीं, इंडिया के लिए लिविंग नहीं, इंडिया के लिए होगा रूइन। इंडिया के लिए क्या होगा? रूइन होगा। रूइन का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद। यानी अगर भारत विदेशी सभ्यता, यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करेगा तो इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सभ्यता का मतलब होगा भारत के लिए रूइन, यानी पूरी तरह से बर्बाद होना होगा इसका सही ऑप्शन। यानी हम लोग जाएंगे डी के साथ। 17 देखो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, सादा जीवन, हाई थिंकिंग, ऊंचा विचार, इज द बेस। बेस मतलब आधार है, किस चीज का? अमेरिकन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, या इंडियन सिविलाइजेशन का? ये इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। यानी भारत के सभ्यता का आधार है सिंपल लिविंग, सादा जीवन, उच्च विचार। यहाँ के जितने भी आप लोगों को देखो, जितने भी विचारक को देखो, जितने भी संत को देखो, सारे के सारे लोगों का जो लाइफ है ना, एकदम सिंपल था। ठीक, चाहे हमारे विवेकानंद जी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं गांधी जी थे, ये सारे लोगों की जिंदगी देखो तो सही, इतना सिंपल और सोच इतना बड़ा बड़ा, पूरे दुनिया को हिला दिए अपने सोच से। ठीक, गांधी जी एक इंसान जो शरीर से इतना पतले दुबले थे, लेकिन विचार इतना स्ट्रांग था कि अंग्रेज को भी इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। तो ये है हमारा, है ना, भारत का बेस, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो हम लोग जाएंगे किसके साथ? बी के साथ। इंडियन सिविलाइजेशन का क्या क्या बेस है, ये भारत की सभ्यता का ये आधार है। इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत की ग्लोरी, भारत की गौरव है क्या? वह है इमूवेबल, इमूवेबल, स्थिरता। भारत की ग्लोरी स्थिरता है। भारत की ग्लोरी का मतलब स्थिरता है। भारत की ग्लोरी का मतलब मूवेबल है, यानी अस्थिरता है। भारत की ग्लोरी है अनसिविलाइज्ड, असभ्य है। भारत की सभ्यता क्या है? इग्नोरेंट है, अज्ञान है। यानी भारत की सभ्यता है वह इमूवेबल, स्थिर, और अमेरिका की स्थिर है। भारत की सभ्यता का, भारत की ग्लोरी है। भारत की ग्लोरी किस में है? स्थिरता में है। भारत की ग्लोरी अस्थिरता में है। भारत की ग्लोरी अनसिविलाइज्ड माने असभ्यता में है। भारत की ग्लोरी इग्नोरेंट, अज्ञानता में है, यानी अज्ञानी में है, अज्ञान है। में किस चीज में है भारत की ग्लोरी? इंडियन ग्लोरी इज, भारत की ग्लोरी है, डेट इज, वह है क्या? इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। तो हम लोग जाएंगे इमूवेबल के साथ। यानी भारत की ग्लोरी क्या है? इमूवेबल है, यानी स्थिर है, अचल है, और यही इसकी खूबसूरती है। न बदला है, न बदला था, न बदलेगा। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। ठीक, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ? इमूवेबल के साथ, है ना। आ जाओ।
19 देखो, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक गुरु। थे आध्यात्मिक गुरु। देन मतलब होता है से पॉलिटिशियन, राजनेता। यानी स्पिरिचुअल गुरु अधिक थे राजनेता के तुलना में। यानी फिर से देख लो एक बार, स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु, पॉलिटिशियन, राजनेता। यानी थे आध्यात्मिक गुरु राजनेता के तुलना में। राजनेता के तुलना में आध्यात्मिक गुरु थे। कौन आध्यात्मिक गुरु थे? कौन? में नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो हम जाएंगे किसके साथ? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु अधिक और राजनेता कम। क्योंकि अगर ये राजनेता होते तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेते और कोई ना कोई पोस्ट पर वो रहते। हाँ, क्योंकि उनके चलते भारत आज़ाद हुआ, तो वो जो चाहते वो ले लेते कि नहीं। लेकिन नहीं, वो तो बस अहिंसा के मैंने क्या कहते हैं सपोर्टर थे। वीमेन राइट्स, औरतों के अधिकार के लिए लड़ते थे। वह मैंने क्या कहते हैं अनटचेबल, हरिजनों के लिए लड़ते थे। है ना, समाज में वो कहते थे कि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सत्याग्रह की उनका मैंने विचार था। तो ये ऐसा व्यक्ति कभी भी राजनीतिक नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। इसलिए गांधी जी आध्यात्मिक गुरु अधिक थे और राजनीतिक कम थे, राजनीतिज्ञ कम थे। तो हम लोग किसके साथ गए? हम लोग चले गए महात्मा गांधी के साथ। सी इज द राइट ऑप्शन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट एक किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटन बाई। यानी यह किताब लिखी गई है किसके द्वारा? तो नेहरू जी के द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा नहीं, ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। क्योंकि ये महात्मा गांधी का क्या है? ये आत्मकथा है। अपने हाथों लिखी गई अपनी जिंदगी की कहानी, अपनी जिंदगी के बारे में इन्होंने खुद लिखा है, इसलिए इसको आत्मकथा कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने है ना की पॉइंट पे बहुत डिटेल से बात की थी। ठीक है ना, एक बार उसको वीडियो को फिर से देख लोगे और कोई डाउट हो तो हम लोग जाएंगे महात्मा गांधी बी के साथ। नेक्स्ट आ जाओ यार 21। ह्यूमन माइंड इज। मनुष्य का जो माइंड होता है ना, वो रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है। किसकी तरह बेचैन होता है? और द मोर इट गेट, इट मतलब कि ब्रेन, यानी ये इट किसके लिए आया है? माइंड के लिए। यानी माइंड जितना ही पाता है उतना ही इट, यानी ये जो माइंड है ना हमारा, उतना ही और चाहता है। यानी मनुष्य का जो दिमाग है वो बेचैन है होता है, और जितना ही अधिक वह पाता है उतना ही अधिक वह चाहता है। तो मनुष्य का जो दिमाग है रेस्टलेस है। किस तरह का रेस्टलेस है? चिड़िया की तरह, कुत्ता की तरह, गाय की तरह कि बंदर की तरह? तो चिड़िया की तरह। ए इज द राइट ऑप्शन। आई बस समझ में। नेक्स्ट आओ। पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ। यानी जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने सीखा अपना लेसन कहां से? मैन ऑफ। कहां से सीखा? जर्मनी के लोगों से सीखा, ब्रिटेन के लोगों से सीखा, स्पेन के लोगों से सीखा, या ग्रीस और रोम के लोगों से सीखा? तो इन्होंने सीखा है ग्रीस के और रोम के लोगों से। एक मिनट। एक बार यहां देखते हैं। पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न सीखा है
अपना लेसन कहाँ से? मैन ऑफ जर्मनी, मैन ऑफ ब्रिटेन, मैन ऑफ ग्रीस और रोम और स्पेन। तो हम लोग जाएंगे मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। ये हम लोगों ने की पॉइंट में डील किया था, यानी कि यूरोप के लोगों ने अपना ज्ञान कहाँ से लिया था? ग्रीस से लिया था और रोम से लिया था, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। 23 देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार है मोटो। विचार है किस चीज का? किसका? वेस्टर्न फिलोसोफर का, ईस्टर्न फिलोसोफर का, नॉर्दर्न फिलोसोफर का, या नन ऑफ दिस, यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्री का, ईस्टर्न यानी पूर्वी दर्शन शास्त्री का, या नॉर्दर्न यानी कि नॉर्थ वाला उत्तरी दर्शन शास्त्री का, या कोई नहीं। तो हम लोगों ने की पॉइंट में पढ़ा था वेस्टर्न फिलोसोफर, यानी वेस्ट के रहने वाले एक फिलोसोफर जिसका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। उनके द्वारा कही गई ये विचार है, उनका द्वारा उनका स्टेटमेंट है, यानी सादा जीवन उच्च विचार इज द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु वाज एन इंग्लिश पोएट ऑफ रोमांटिक एज। आई बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ यार, 24।